चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, जिसमें आज हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्वसन की परिभाषा से कि श्वसन किसको बोला जाता है, कौन सी प्रक्रिया होती है श्वसन की। तो इसकी बिल्कुल आसान से परिभाषा देखें तो परिभाषा बनती है कि O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान किससे, पर्यावरण, रक्त और कोशिका। O2 CO2 का आदान प्रदान पर्यावरण, रक्त और कोशिका के बीच में होना ही श्वसन कहलाता है। इस श्वसन का उद्देश्य अगर देखा जाए कि किस उद्देश्य से श्वसन किया जाता है, तो श्वसन का बेसिकली उद्देश्य होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। भोजन का ऑक्सीकरण क्यों किया जाता है? भोजन का ऑक्सीकरण करने का मतलब है कि ऊर्जा की प्राप्ति। भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा ATP के रूप में हमें प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि ब्लड जो होता है वो O2 को, ऑक्सीजन को जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ATP या 38 ATP या 36 ATP इस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। अब श्वसन के लिए अंग कौन कौन से हैं? श्वसन के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। बेसिकली सांस नाक से लिया जाता है, लेकिन श्वसन अंग कोई नाक नहीं है, तो वो अलग अलग होगा। हर जीव में अलग अलग होता है। जैसे स्तनधारी जीव है, स्तनधारियों में फेफड़ा, जितने भी स्तनधारी है, हाथी, शेर, गेंडा, जो भी भालू वगैरह, बंदर, मनुष्य वगैरह सब स्तनधारियों में आते हैं। तो उनमें फेफड़ा जो होता है वो श्वसन करने के लिए मुख्य अंग होता है। दूसरे कीट जो होते हैं, जितने भी कॉकरोच हो गए, कीट हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे, इनमें श्वास नली या ट्रेकिया जिसको बोला जाता है वो होती है। यानी इनमें कीट वगैरह में श्वास नली होती है सीधी, इनमें कोई फेफड़ा नहीं होता। मेंढक जो होता है, मेंढक में दो चीज़ों से श्वसन करता है, फेफड़े से भी श्वसन करता है और त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। जब मेंढक पानी में होता है या जमीन पर होता है, जब मेंढक जमीन में होता है तो फेफड़े से श्वसन करता है, और जब मेंढक पानी या जमीन के अंदर होता है तो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। उसी प्रकार मछली गिल्स या गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है। ये अलग अलग जीवों के अंदर श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। अब श्वसन को देखा जाए तो दो प्रकार के, हम श्वसन की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं करती हैं। एक तो सांस अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। दूसरी प्रक्रिया होती है सांस को बाहर छोड़ना, जिसे उच्छ्वसन कहा जाता है। ठीक है। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया में अपने वायुमंडल से इतनी गैसों अंदर खींचते हैं, जैसे 78% नाइट्रोजन का भाग अंदर खींचते हैं, उसके अलावा 21% ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। जबकि सांस जब बाहर छोड़ेंगे अपने, तो अब ये रेशो बदल जाएगा। नाइट्रोजन तो एज इट जितनी अपने ने ली थी उतनी ही बाहर छोड़ देंगे, लेकिन O2 का रेशो बदलेगा। O2 हमने 21% ली, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड O2 को लेके जाएगा, तो इसमें से 4% O2 कम हो जाएगी। वापिस जब छोड़ेंगे तो 17% O2 ही आएगी। 4% O2 ब्लड के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाएगी, और CO2 4.4%, इसका रेशो था 0.03 या 4.4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जब सांस बाहर आता है तो ब्लड से जो CO2 आई है वो भी इसमें मिक्स हो जाती है, वो भी फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं कि श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन मार्ग वो मार्ग होता है जिससे वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है, जहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले अपने नाक से सांस लेते हैं, तो नाक में क्या होते हैं, प्रथम अंग हो गया ये, नाक से सांस की शुरुआत होगी। श्वसन की शुरुआत ही नाक से होती है, और नाक भी अंतिम अंग भी हो गया, कि नाक से ही श्वसन की अंतिम क्रिया, बाहर निकलने की जो क्रिया होती है। इसमें बाल होते हैं छोटे छोटे रुएं से, वो क्या किस लिए होते हैं, वो उनका कार्य यही है कि जो धूलकण, मिट्टी, अवांछित जो कण आगे हैं उनको अंदर न जाने देना, एक तरीके से सांस जो हवा अपने अंदर समाहित करें उसको फिल्टर करने का काम करता है।
दूसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो होता है नासा गुहा। नासा गुहा ये जो हड्डी वाला मेन पार्ट है, ये उपास्थि से निर्मित होता है, ठीक है। इसका इसमें भी एक सीबीएस नामक ग्रंथि होती है, जिससे श्लेष्मा पीला गाढ़ा द्रव निकलता रहता है, जो क्या करता है कि बाहर से आने वाले मिट्टी के धूल कणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी कि वायु जब तक अंदर पहुंचेगी फेफड़ों तक तब तक पूरी फिल्टर हो जाएगी। तीसरा, उसके बाद जो होता है मुख होता है। मुख से सांस लेना सही नहीं है, क्योंकि मुख से फिल्टर होने की सुविधा नहीं है। जब अपने मुंह से सांस लेते हैं तो सांस फिल्टर नहीं हो पाती है, उसमें गंदगी वगैरह सांस के अंदर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। उसके बाद ग्रसनी और कंठ होते हैं, ठीक है। ग्रसनी का मुख्य कार्य भोजन से संबंधित होता है, भोजन के पाचन में ग्रसनी काम करती है। लिरिंक्स यानी कि स्वर तंत्र होता है उसके बाद, और उसके बाद श्वास नली शुरू होती है। ये श्वास नली का ही भाग है, लिरिंक्स कंठ वगैरह जो है इनसे होकर ही सांस गुजरता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एक पार्ट और होता है, जिसका नाम है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस क्या करता है, ग्रसनी और श्वास नली को दोनों को पृथक करने का काम करता है, दोनों के बीच में होता है ये एपिग्लोटस। जब मुख से भोजन आता है तो ये सांस नली को बंद कर लेता है, भोजन इधर चला जाता है। और जब नाक से सांस आ रही होती है तो ये इस तरफ हो जाता है, सांस को इधर जाने देता है। कभी कभार हिचकी वगैरह आने का कारण भी यही होता है। कभी कभार हिचकी आती है, हिचकी क्यों आती है, क्योंकि अपने सांस में खाना खाते हुए जब सांस लेते हैं तो कहीं ख्यालों में खो जाने की वजह से ब्रेन को सही मैसेज नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से जो खाना है वो सांस जहां से लेते हैं वहां चला जाता है, यानी कि श्वास नली में चले जाने से फिर हिचकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हिचकी का कारण एपिग्लोटस होता है। आगे का जो मुख्य अंग देखें तो उससे के बाद जो होता है वो होती है श्वसनी ब्रोंकाई। ये श्वास नली उपास्थि से बनी होती है, इसमें उपास्थि लगी होती है। क्योंकि ये श्वास नली पिचक न जाए, अगर वो पिचक गई है ना, उपास्थि से बनाने का क्या कारण है कि अगर पिचक गई तो सांस नहीं आएगा, फेफड़ों के अंदर हवा आएगी नहीं, ठीक है। इसलिए ये जो पाइप है, ये जो श्वास नली है, ये उपास्थि से बनी होती है। उसके बाद ये श्वास नली जो है ये आगे फेफड़ों में घुसने से पहले दो पार्ट में बदल जाती है ना, एक दाहिनी तरफ चला जाता है एक पाइप, और दूसरी पाइप बाएं फेफड़े में चली जाती है। ये फेफड़ों में जाने के बाद इस ब्रोंकाई बोला जाता है इनको, ब्रोंकाई यानी श्वसनिकाओं में बदल जाती है, और आगे ये अनेक श्वसनिकाओं में बदल जाती है, और इनके आगे लास्ट में क्या बन जाती है, कुपिकाएं बन जाती है, कुपिकाएं, ठीक है, कुपिकाएं। इन कुपिकाओं में अनेक ब्लड वेन आकर मिलती है, करोड़ों ब्लड वेन आकर इनमें मिलती है, जहां पर हीमोग्लोबिन पहुंचता है। इन कुपिकाओं में एल्वेली में हीमोग्लोबिन पहुंचता है, जो किसका आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाएगा, सेल में पहुंचाएगा। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पीएच यानी पावर हाउस बोला जाता है, वहां तक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, जहां ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल के और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करेगी। इस प्रकार अंतिम रूप से जब हीमोग्लोबिन O2 को ले जाता है ग्लूकोज तक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद ऊर्जा बन जाती है, और वहां से हीमोग्लोबिन वापस क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, प्रत्येक सेल से उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वापिस कुपिकाओं तक पहुंचाता है, और कुपिकाएं उच्च श्वसन के माध्यम से, यानी कि सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से इनको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। इसमें डायाफ्राम का बाहर निकालने में डायाफ्राम का सबसे ज्यादा योगदान होता है। सांस को फेफड़ों की मदद से बाहर नहीं निकाला जा सकता। डायाफ्राम अगर नहीं हो तो फेफड़े सांस ले तो ले, लेकिन उसको बाहर निकालने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो डायाफ्राम करता है। डायाफ्राम ऊपर उठता है, जिसकी मदद से फेफड़े ऊपर पंप होते हैं, जिसकी वजह से
सांस बाहर निकलता है। इसलिए डायफ्राम 70% जो योगदान होता है वो डायफ्राम का ही माना जाता है सांस की प्रक्रिया पूर्ण होने में। होपफुली आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।